प्यारे साथियों, बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे क्लासेस का, तो आपकी क्लासेस चालू हो गई है। चलिएगा, आज के सेशन के अंदर हम बहुत सारे एमसीक्यूज भी करेंगे और साथ में थ्योरी भी करेंगे। ऐसे एमसीक्यूज जो आपको एम्स के अंदर या बाकी के सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में मदद देगा। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है, आ जाइएगा। आज की शुरुआत, बिल्कुल आज की शुरुआत जो हम करेंगे वो एक तरह के, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक तरह के प्रोसीजर से करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप सभी के लिए आज एक शानदार प्रोसीजर आपको समझाया जाएगा और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपके सामने मैं रखने वाला हूं। देखिएगा, ये एक प्रोसीजर आपके सामने हो रहा है और इस प्रोसीजर से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स बच्चों के माइंड में रह जाते हैं। जय हिंद सभी साथियों को, जल्दी से आ जाइए, फटाफट आ जाइए। प्रोसीजर को समझते चलेंगे और थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे एंड लास्ट के अंदर हमें बहुत सारे एमसीक्यूज को करना है। आज का प्रोसीजर जो है वो ट्रेकोस्टोमी के ऊपर रहने वाला है। आप सभी ने देखा होगा, और यहां मैं पहले पूछ ही लेता हूं, ये ट्रेकोस्टोमी हो रही है, बताइएगा किस प्रकार की ट्रेकोस्टोमी की जा रही है। यदि ऐसे ही पूछ लिया जाए, रैंडमली पूछ लिया जाए कि ये किस प्रकार की ट्रेकोस्टोमी हो रही है, तो आपसे पूछा जाए तो बताइएगा कौन सी ट्रेकोस्टोमी है। आज टाइप्स भी पढ़ना है कि ट्रेकोस्टोमी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और यहां काटा जा रहा है तो अपर ट्रेकोस्टोमी कौन सी होगी, लोअर पोजीशन वाली ट्रेकोस्टोमी कौन सी होगी, सारी बातों पे करेंगे। तो मेरे प्यारो, सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम। आइए फटाफट हम थोड़ा थोड़ा करके अब सीखते हैं और क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो इन क्वेश्चंस का और इन चीजों का आपकी जिंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है, क्योंकि हमें आने वाले एग्जाम को बड़े बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है। चलिएगा, तो बच्चों चालू करते हैं, आज का सेशन को चालू करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे यहां पर कहना चाह रहा हूं कि जो हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं वो प्रोसीजर ट्रेकोस्टोमी को हम पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में बात करेंगे भाई? ट्रेकोस्टोमी के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो आप प्रोसीजर को समझिएगा कि भाई क्या होता है ट्रेकोस्टोमी, और उसके बाद इसका क्या योगदान है, प्लस इसमें कौन से आर्टिकल्स का यूज किया जाता है। आज एक एक पॉइंट को अपन करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, यहां पर ये जो प्रोसीजर है इसको दो शब्दों में हमने बांटा है। पहला आया ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आया स्टोमी। अब ट्रेकिया के बाद ये जो स्टोमी या ओस्टोमी जो कहते हैं, ओस्टोमी का मतलब क्या होता है? एक इंसिजन लगाना, चीरा लगाना। तो यहां पर हमें सर्जिकल ओपनिंग का करना, सर्जिकल ओपनिंग, कोई ओपनिंग बनाना। कहां बना रहे हैं ओपनिंग? वो ट्रेकिया में बना रहे हैं, इसको ट्रेकोस्टोमी कहा जाता है। आज के इसमें पूरी क्लास के अंदर प्रोसीजर को समझा करके एमसीक्यूज को कराऊंगा। रैंडमली सारे क्वेश्चंस को हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि बच्चों का कहीं ना कहीं विजन बट ना जाए। फंडा एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक एक प्रोसीजर का बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकियो का मतलब ट्रेकिया और स्टोमी का मतलब हो गया सर्जिकल ओपनिंग का होना। अब हमें पहले ये बात को समझना है कि भैया ट्रेकिया क्या होता है। देखिएगा, आपके मुंह की तरफ से एक रास्ता, आपके नाक की तरफ से एक रास्ता और एक कॉमन सा पैसेज आ जाता है। ये पूरे इस डायग्राम को तो हम कहते हैं फेरिंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? फेरिंग्स कहा जाता है। फेरिंग्स के बाद ये पाइप दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक पाइप आगे की तरफ बढ़ जाएगा तो दूसरा पाइप पीछे की तरफ बढ़ जाएगा। ये खाने वाला पाइप बन जाता है, इसको कहते हैं ईसोफेगस कहा जाता है, और आगे वाले पाइप को ट्रेकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहले एनाटॉमी भी समझते चलिएगा। इसको क्या कहा जाएगा? ट्रेकिया कहा जाएगा, इसको ईसोफेगस कहा जाएगा। बच्चों, यहां आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट को समझना है। ये पॉइंट ये है कि यहां से माउथ वाला पार्ट आ गया, माउथ आ गया और ऊपर से नोज आ गया, तो हमारे पास दो रास्ते बने। हवा के लिए, एयर के लिए ये वाला रास्ता बना, फूड के लिए ये वाला रास्ता बना। तो आपका यहां पर हम क्या कर रहे हैं? गले को काट करके आगे की तरफ से यहां ट्यूब डाली जाएगी। ट्रेकोस्टोमी में यहां ट्यूब डलती है। अब आपको और थोड़ा बात को याद कराते हैं कि आपका मानिएगा ये है ट्रेकिया। ट्रेकिया ये एक ऐसा विंड पाइप को हम क्या कह सकते हैं? विंड पाइप को हम कहते हैं ट्रेकिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड पाइप भी बोल सकते हैं, साथ में ट्रेकिया भी कहते हैं। तो विंड पाइप और ट्रेकिया सेम चीज होती है। प्यारे बच्चों, यहां पर थोड़ा सा ट्रेकिया के बारे में अगर मैं तुम लोगों से बात पूछता हूं, ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, पहले तो ये बात क्लियर कीजिएगा। अगर हम पूछते हैं ट्रेकिया की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो यहां पर आपको याद होना चाहिए 12 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है आपका ट्रेकिया, और इसकी जो चौड़ाई होती है, डायमीटर होता है, वो 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। और इसके अंदर आपको यह चीज देखने को मिलेगी कि यहां पर सी शेप की कार्टिलेज होती है, 16 से लेकर के 20 कार्टिलेज। कितनी कार्टिलेज होती है? 16 से 20 कार्टिलेज होती है। चलिए, कोई बच्चा बताएगा कार्टिलेज का क्या काम होता है? चलिए चलिए चलिए, अब इंटरेक्ट करते चलिएगा। आज के प्रोसीजर का नाम हमने ट्रेकोस्टोमी दिया है। मैंने आपसे पूछा ये जो कार्टिलेज होती है सी शेप की, इसका ओपनिंग वाला जो सी पार्ट ओपनिंग वाला है वो पीछे की तरफ रहता है, खाने वाले पॉइंट की तरफ। बताइएगा 16 से 20 कार्टिलेज का होना क्यों जरूरत होती है? आपने कभी देखा है ना कार्टिलेज किस प्रकार से कार्टिलेज होती है? मैं आपको बताता हूं। ये जो आपका ये ट्रेकोस्टोमी कर रहे हैं ना, इसमें इंसिजन लगा रहे हैं, काट रहे हैं, उसके बाद और काटते जा रहे हैं। अभी लेयर्स आपको दिखती जाएगी, याद करा दूंगा लेयर्स भी। और ये पार्ट जो आएगा, ये देखिएगा, ये जो बीच बीच में आपको दिख रहा है ना, यही कार्टिलेज होती है, यही कार्टिलेज।
तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, कार्टिलेज का क्या मकसद होता है बच्चों, कार्टिलेज का मकसद सपोर्ट करना नहीं होता है, टू प्रिवेंट कोलैप्स, एक ही शब्द में याद रखिएगा। इस कार्टिलेज का काम होता है, इस कार्टिलेज का काम होता है टू प्रिवेंट कोलैप्स, प्रिवेंट ट्रेकिया कोलैप्स। आपका सांस लेने की वजह से कोलैप्स हो सकता था ये पाइप, तो ये पाइप को कोलैप्स नहीं होने दिया, किसकी वजह से, इसकी वजह से, कार्टिलेज की वजह से। मेरे प्यारो यहां पर याद रखिएगा। अब इस ट्रेकिया के बारे में अगर मैं आपसे कहता हूं कि ट्रेकिया के अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती है, चलिए बच्चों लेयर्स भी बताते चलिए, और जिन बच्चों ने अभी तक रिवाइज भी नहीं किया, कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ना चालू कर दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं ट्रेकिया के अंदर कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती है, बताइएगा। आपको लेयर्स बतानी है। हो सकता है पढ़ाई करते समय आपसे गलती हो जाए, तो गलती हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप पढ़ते रहिएगा। लेयर्स मैंने पूछा, ट्रेकिया के अंदर कौन कौन सी लेयर होती है, आपको बताना है कौन कौन सी लेयर। अब देखिएगा, अब आपको क्या 3 लेयर्स, बच्चों ने बोला 3 लेयर होती है, और कई बच्चे तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं ना, तो पढ़िएगा, आज की क्लास को बहुत अच्छे से पढ़िएगा बेटा। सबसे पहले अंदर की तरफ से चालू करें, म्यूकोसा, याद करते चलिएगा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा सब म्यूकोसा, हयालीन कार्टिलेज पाई जाती है, हयालीन कार्टिलेज, और उसके बाद हयालीन कार्टिलेज के बाद एडवेंटिशिया, ये आपकी एडवेंटिशिया, ये आपकी 4 लेयर्स को याद कर लेना है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, हयालीन कार्टिलेज, और उसके बाद एडवेंटिशिया, ये लेयर्स ऑफ ट्रेकिया है बच्चों, लेयर्स ऑफ ट्रेकिया। कहानी क्या पढ़ रहे थे, कहानी हम पढ़ रहे थे ट्रेकियोस्टोमी की। आइएगा ट्रेकियोस्टोमी को समझते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, इसके बाद हयालीन कार्टिलेज, उसके बाद एडवेंटिशिया, ये हमें समझ में आया। अब आपको मैं ये बात समझा रहा था बेटा कि जो ट्रेकियोस्टोमी होता है, ये ट्रेकियोस्टोमी के टॉपिक में आज आप क्या क्या पढ़ेंगे कि ट्रेकियोस्टोमी, सबसे पहली बात, ये ट्रेकियोस्टोमी का जो प्रोसीजर होता है, ये प्रोसीजर को कैसे बांटा गया, किस प्रकार से होता है। अगर हमें ट्रेकियोस्टोमी करनी होती है तो ट्रेकियोस्टोमी आपने सुना होगा, हायर ट्रेकियोस्टोमी, अपर ट्रेकियोस्टोमी, लोअर ट्रेकियोस्टोमी। आपको मैं मेटल बताऊंगा ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब किस प्रकार से होती है। तो यहां पर पहली बात आप याद रखिएगा, सबसे पहला ट्रेकियोस्टोमी हम करते हैं जिनको लैरेंजियल कैंसर होता है, यानी कि कैंसर हो गया ऊपर का, अपर एयरवे का, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ पड़ा है, सांस लेने में दिक्कत है, उनके अंदर किया जाएगा। जिन व्यक्ति के अंदर हेड और नेक में इंजरी हो, हेड नेक इंजरी, उनमें हमें ट्यूब देनी है, ट्रेकियोस्टोमी करनी है। जो लोग रेस्पिरेटरी फेलियर पे जा रहे हैं, देखिएगा मास्क वास्क आपके सब फेल हो गए, तो अब आपके पास ट्रेकियोस्टोमी ही बचा, रेस्पिरेटरी फेलियर वाले। जो लोग लॉन्ग टाइम डिपेंड कर रहे थे एंडोट्रेकियल ट्यूब पे, ईटी ट्यूब पे, तो उनके लिए भी हमें यही करना है, ट्रेकियोस्टोमी को डालना है। जो लोग रेस्पिरेटरी, अब देखिएगा रेस्पिरेटरी में आपका वेंटिलेटर वाला भी आ सकता है कि लंबे समय तक वेंटिलेटर पे था पेशेंट, तो वेंटिलेटर वाले के लिए भी हमें यही काम करना होता है। अब मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहां पर पॉइंट टू पॉइंट बताना है, कहां से क्या काटा जाएगा और किस प्रकार से काटा जाएगा। चलिएगा, सबसे पहली बात, यहां पर ट्रेकियोस्टोमी जो होती है वो 2 प्रकार से होती है। ट्रेकियोस्टोमी को शॉर्ट में बताता चल रहा हूं, ट्रेकियोस्टोमी को 2 प्रकार से बांटा जाता है। एक ट्रेकियोस्टोमी सर्जिकल ट्रेकियोस्टोमी कहलाती है। कौन सी कहलाती है? सर्जिकल ट्रेकियोस्टोमी। और बेटा एक ट्रेकियोस्टोमी को कहा जाता है, सर्जिकल के बाद एक होती है सर्जिकल, और दूसरी कौन सी होती है आप बताइएगा। अब आप लोग भी अपने आप को एक्टिव करते जाइएगा, माना अभी थोड़ा मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, बट एमसीक्यू भी करवाऊंगा, भी आपको याद आ जाएगा सब कुछ। बताइए, सर्जिकल होती है ट्रेकियोस्टोमी, एक ट्रेकियोस्टोमी कौन सी होती है? सर्जिकल तो सब बता रहे हैं, अब आगे बताइए ना सेकंड वाली ट्रेकियोस्टोमी कौन सी होती है। देखिए, एक हो गई सर्जिकल और दूसरी होती है, सूर्यांश चंद ने बोला परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टोमी, शाबाश। तो दूसरी होती है परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टोमी कहलाती है। तो 2 तरह की ट्रेकियोस्टोमी करने को मिलती है, सर्जिकल या परक्यूटेनियस। बेटा अभी तक बच्चों को नहीं पता था, बट अब याद करते चलिए। हम जो ट्रेकियोस्टोमी को डिवाइड करेंगे वो 2 प्रकार से ट्रेकियोस्टोमी, एक सर्जिकल ट्रेकियोस्टोमी, एक होती है परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टोमी होती है। अब इनमें अंतर क्या होता है, इस अंतर को थोड़ा समझ लीजिए, अंतर क्या होगा, इन चीजों का अंतर को समझना है। बेटा सर्जिकल ट्रेकियोस्टोमी हमेशा ओटी के अंदर परफॉर्म की जाती है विथ जनरल एनेस्थीसिया के साथ, जनरल एनेस्थीसिया लगाया जाएगा और उसके बाद परफॉर्म की जाएगी सर्जिकल।
परक्यूटेनियस ट्रेकोस्टोमी जो होती है ये बेड साइड पे परफॉर्म कर सकते हैं विथ लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया के साथ। यहां तक भी बात सही थी। यहां पर आप ब्लेड्स से इंसिजन लगाते हैं, ब्लेड से इंसिजन लगाते हैं और फिर ट्यूब को डालते हैं। बट यहां पर आप क्या करते हैं, एक निडल से आप छेद करते हैं गले में, या फिर हम क्या करते हैं भैया, डायलेटर से हम मिनिमम से मिनिमम क्या करते हैं, छेद करके ओपनिंग बना देते हैं। तो या तो आपने निडल से बना दिया या डायलेटर का यूज करके आपने अर्जेंटली छेद करके ट्यूब को पहुंचा दिया। यहां पर आपके इतनी पॉइंट। मैंने आपको एक चीज यहां पर दो चीज समझाई, सर्जिकल ट्रेकोस्टोमी एंड परक्यूटेनियस। देखिएगा सर्जिकल में ब्लेड से इंसिजन बना बना करके और अच्छे तरीके से ट्रेकोस्टोमी को परफॉर्म किया जा रहा है। यहां पर हमने क्या किया, हमने निडल से या तो छेद बनाया या फिर डायलेटर से छेद बना करके ट्यूब डाल दिया लोकल एनेस्थीसिया से। अब मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं, वीडियो दिखा रहा हूं, और इस वीडियो में आप मुझे बताओ ये वाला सर्जिकल है या परक्यूटेनियस है। प्लीज डिफाइन, ये वाला आपका सर्जिकल ट्रेकोस्टोमी होता है या परक्यूटेनियस ट्रेकोस्टोमी होता है? ये कौन सा ट्रेकोस्टोमी है आपकी नजरों में? और मेरे साथ इंटरेक्ट करिए, आप लोग इंटरेक्ट करेंगे इतना आपके लिए फायदा रहेगा। जो लेट जाकर के अपना चालू करते हैं ना पढ़ाई को, कि हम थोड़े दिन बाद चालू करेंगे, भैया दिन गुजरते चल जाएगा, याद कुछ नहीं आएगा, फिर हाथ भी कुछ नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने, नेहा ने, अमित ने, सुशिता ने, रवीना यादव ने जवाब दिया। इस प्रकार का ट्रेकोस्टोमी सर्जिकल होता है, ब्लेड से हर एक लेयर को बहुत अच्छे तरीके से काटा गया, एक एक लेयर को काटा गया। पहले यहां से स्किन को काटा गया, फिर यहां से एडवेंटिशिया को उड़ाया गया, फिर उसके बाद और काटा गया, फिर और काटा गया, फिर काटते चले गए, लास्ट में जाकर के यहां पर एक इंसिजन लगा दिया गया। तो दो बातें आपके क्लियर हो गई है कि ये ट्रेकोस्टोमी में दो प्रकार की होती है, सर्जिकल और ये। अब मान लीजिए मैं अगर यहां पर एक निडल चुबा करके और ट्यूब को अंदर इंसर्ट कर देता तो उसको हम कहते हैं परक्यूटेनियस, परक्यूटेनियस ट्रेकोस्टोमी कहा जाता। बट बेटा यहां पर हमने जब एक एक लेयर को काटते गए, ये पॉसिबल ओनली इन जनरल एनेस्थीसिया में होता है, और इसको हम कहां पर परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है। बात समझ में आ गई? ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है। अब मेरी बात यहां पर समझिएगा, समझ में आ गया भैया? अच्छा, ब्लेड यहां पर इसको काटने के लिए ब्लेड का नंबर बताइए। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि ट्रेकोस्टोमी करने के लिए कितने नंबर की ब्लेड का इस्तेमाल करा जाता है, बताएं कितने नंबर की, कितने नंबर की ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है? आपसे मैंने पूछा कि भैया बताइएगा, अगर हम जो ब्लेड का यूज कर रहे हैं, नंबर या फिर साइज, नंबर ऑफ ब्लेड, कितने नंबर की ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप याद रखिएगा 15 नंबर की ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। भैया कितने नंबर की ब्लेड का? 15 नंबर की ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट, अब सुनो, थोड़ा सा बात सुनिएगा। ये तो हुआ सर्जिकल और परक्यूटेनियस। ट्रेकोस्टोमी को और मैंने दो भाग में बांट देता हूं, एक होता है अपर ट्रेकोस्टोमी और एक होती है लोअर ट्रेकोस्टोमी। भैया अपर ट्रेकोस्टोमी और लोअर ट्रेकोस्टोमी, दो और ट्रेकोस्टोमी होती है। क्या होता है अपर ट्रेकोस्टोमी और लोअर ट्रेकोस्टोमी? इसको समझने से पहले स्टिमस समझना पड़ेगा हमें। ये आपका इतना अपर ट्रेकोस्टोमी, लोअर ट्रेकोस्टोमी। अब इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा विंड पाइप होता है ना, इस विंड पाइप के ऊपर यहां पर एक छोटा सा थायराइड का ग्लैंड होता है, और इस पार्ट के ऊपर ये जो थायराइड वाला है ना, इसको अपन ने कलर कर देते हैं, ये थायराइड वाला हो गया, ठीक है। अब यहां पर मेरे प्यारो यहां समझिएगा, ये बीच वाले पोर्शन को, इस पोर्शन को कहा जाता है इस्थमस, कहा जाता है इस्थमस। क्या कहा जाता है? इस्थमस। अब कभी भी किसी को ट्रेकोस्टोमी करनी हो और इस्थमस से अबव जाएगी ट्रेकोस्टोमी, तो हम उसको अपर ट्रेकोस्टोमी कहते हैं। यहां पर लगाई जाएगी तो ये कहलाती है अपर ट्रेकोस्टोमी, और इससे इस्थमस से नीचे की तरफ कट लगाया जाए, ट्यूब डाली जाए, तो लोअर ट्रेकोस्टोमी कही जाती है, लोअर ट्रेकोस्टोमी। तो आपको अब ये बात कंपैरिजन समझ में आया कि अपर और लोअर किसके कंपैरिजन में है? वो यही है जिसको क्या कहा जाता है? इस्थमस से। अब इसका दूसरा नाम भी सुनिएगा, इसको हायर ट्रेकोस्टोमी भी कहा जाता है और इसको लोअर ट्रेकोस्टोमी भी कहा जाता है। तो हमारे पास दोनों है, अपर भी कहा जाएगा, हायर ट्रेकोस्टोमी भी, लोअर भी कहा जाता है ट्रेकोस्टोमी। दो चीजें समझ में आ गई आपको बच्चों? अब यहां थोड़ा सा और चीजों को समझिए। अब आपसे यहां पे पूछा जाएगा, मुझे बताइएगा अपर ट्रेकोस्टोमी में कहां इंसिजन लगाया जाता है, कौन सी कार्टिलेज के बीच में? आपसे पूछा गया अपर ट्रेकोस्टोमी जो होती है, इसमें इंसिजन कहां लगाया जाएगा, कौन सी कार्टिलेज पे लगाया जाएगा? आपको जवाब देना है। अब आपको जवाब देना है, इंटरेक्ट करते रहिएगा, इंटरेक्ट करते रहिएगा। आपसे कहा गया अपर ट्रेकोस्टोमी में कार्टिलेज, कौन सी कार्टिलेज के बीच में लगाया जाता है? तो बेटा आपको याद रखना है सेकंड एंड थर्ड कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज? सेकंड और थर्ड कार्टिलेज के बीच में लगाया जाएगा, कार्टिलेज के बीच में। पहली बात समझ में आ गई? सेकंड और थर्ड कार्टिलेज के बीच में लगाया जाए तो अपर कार्टिलेज वाला कहलाएगा, अपर ट्रेकोस्टोमी कहलाएगा। बट वही
लोअर की बात की जाए, इसको हायर भी कहते हैं, इसको लोअर की बात की जाए, लोअर ट्रेकेस्टोमी, ये हमेशा इस्थमस से नीचे परफॉर्म की जाती है, थर्ड और फोर्थ कार्टिलेज पे लगाया जाता है, थर्ड और फोर्थ ट्रेकियल कार्टिलेज पे लगाया जाएगा लोअर में। और एक और बात समझिएगा, हम यहां पर ये और कह सकते हैं, लोअर वाला कहां लगाया जाता है, लगभग इससे इस्थमस से लगभग मैं ये कह सकता हूं 3 सेंटीमीटर लोअर नीचे जाएंगे तो यहां पर लगाया जाता है लोअर में, हायर में यहां लगाया जाता है। ये दोनों बातें समझ लीजिएगा, आपके सामने 2 पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिए हैं, तो ये 2 पॉइंट आपके सामने आ गए हैं बच्चा, ये समझ में आ गई है आपकी। अब चलिएगा, ये मैंने ट्रेकेस्टोमी के 2-3 पार्ट्स बता दिए, एक और मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर आपको ट्रेकेस्टोमी को और फर्दर बांटना है तो ट्रेकेस्टोमी को 2 प्रकार से करते हैं। पहला है, अगर आपने इमरजेंसी ट्रेकेस्टोमी, एक होती है इमरजेंसी ट्रेकेस्टोमी, कौन सी स्टोमी, इमरजेंसी ट्रेकेस्टोमी कहलाती है, और एक होती है प्री प्लान्ड ट्रेकेस्टोमी। तो 2 चीजें हैं, 2 बार और समझिएगा, एक होती है इमरजेंसी ट्रेकेस्टोमी, एक होती है प्री प्लान्ड। ज्यादा नहीं है, बस आप थोड़ा थोड़ा करके समझते चलिएगा। एक ट्रेकेस्टोमी को कहलाते हैं इमरजेंसी ट्रेकेस्टोमी और दूसरी होती है प्री प्लान्ड। बेटा इमरजेंसी ट्रेकेस्टोमी सडनली हमें करना पड़ेगा जब हमें लग रहा है पेशेंट बहुत ज्यादा कंडीशन इसकी खराब है, हमें तुरंत करना पड़ेगा इमरजेंसी। और एक आती है प्री प्लान्ड, प्री प्लान्ड ये परमानेंट और टेम्परेरी की बात नहीं कर रहा हूं, प्री प्लान्ड वाले में हमें लग रहा है कि पेशेंट एंडोट्रेकल ट्यूब पे 14 दिन 10 12 13 14 दिन तक रह लिया, अब हमें इसको इंप्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, अब करेंगे जल्दी से प्री प्लान्ड। क्वेश्चन आता है, जब भी आप क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जब भी कोई व्यक्ति इमरजेंसी ट्रेकेस्टोमी करता है तो ट्रेकेस्टोमी में, इमरजेंसी ट्रेकेस्टोमी में वो कहां पर ट्यूब डालेगा, कौन सी कार्टिलेज के बीच में ट्यूब डालता है, जल्दी से बताइएगा। इमरजेंसी, ये बहुत बड़ा सवाल है, ज्यादातर बच्चे गलत देंगे। इमरजेंसी ट्रेकेस्टोमी में आप कौन सी कार्टिलेज के बीच में इंसिजन लगाते हैं, कम ऑन बच्चों आप लोग जवाब दीजिए भैया, इमरजेंसी ट्रेकेस्टोमी में आप कौन सी कार्टिलेज पे कट लगाएंगे। हाँ भैया, कहां लगाएंगे ये याद रखिएगा। तो यहां पर बच्चों 2 सेकंड और थर्ड बताया था मैंने, थर्ड और फोर्थ बताया था। अब आपको दिमाग में बिठा लेना है, इमरजेंसी ट्रेकेस्टोमी में आप जो कट लगाते हैं वो सेकंड और थर्ड पे नहीं लगाते, थर्ड और फोर्थ पे करते हैं, थर्ड और फोर्थ ट्रेकियल रिंग पे, थर्ड और फोर्थ पे करते हैं। इमरजेंसी में लोअर ट्रेकेस्टोमी को परफॉर्म किया जाता है, बेटा ये याद रखिएगा, किसको परफॉर्म किया जाता है, लोअर ट्रेकेस्टोमी। हम रिस्क नहीं उठाना चाहते कि ज्यादा इंजरी हो जाए, तो हम लोअर ट्रेकेस्टोमी पे, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा, थर्ड और फोर्थ के ऊपर हमें क्या करना है, कट लगाना है। बात समझ में आ रही है, कहां कट लगाना है भैया, थर्ड और फोर्थ के ऊपर कट लगाना है। और ये चीज को याद रखिएगा, जब भी आप इमरजेंसी में आप कट लगाते हैं तो वर्टिकल कट्स लगते हैं। हम गला जो कटेगा वो ऐसे कटेगा, वर्टिकल कटेगा। इमरजेंसी में कैसे, इंसिजन ऐसे लगेगा। प्री प्लांट के ऊपर इंसिजन कैसे लगता है, हॉरिजॉन्टल लगता है। यह भी एक सवाल के तौर पे पूछ लिया जाता है मेरे प्यारो। प्री प्लांट होता है कि मुझे उस पेशेंट का सांस लेने में दिक्कत है, 2 3 4 5 घंटे में करना ही है, तो प्री प्लांट हो गया। तो उसके अंदर हॉरिजॉन्टल कट्स लगते हैं। कैसे का इंसिजन लगता है, हॉरिजॉन्टल लगता है, यहां पे लगता है, वर्टिकल लगता है। अरे भाई अभी दिखाया था ना, कट्स लग रहे थे, ये देखिएगा। अब यहां पर आप देखिए, पहले तो ऐसे लगते गए, स्किन को काटते चले गए, काटते चलेगा, ये सर्जिकल आपका देखते जा रहे थे ना, और फिर हमने क्या करा, काटते गए और कट करके एक हॉरिजॉन्टल सा कट लगाया और ट्यूब को हमने इंसर्ट कर दिया। बात समझ में आती जा रही है। अब चलिएगा, अब मैं कुछ पहला क्वेश्चन ही ले लेता हूं, मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूं और तैयार हो जाइएगा अभी तक जो मैंने पढ़ाया। पहली बात, द एंडोट्रेकल ट्यूब इज पुट इनटू, द एंडोट्रेकल ट्यूब किसमें पुट कर देते हैं, ए इसोफेगस, बी स्टमक, सी होता है ट्रेकिया, एंड डी होता है नेजल कैविटी। बिल्कुल मामूली सा सवाल पूछता जा रहा हूं, बताते चलिए। एंडोट्रेकल ट्यूब को हम कहां पर इंसर्ट करते हैं मेरे प्यारो, और मैं भी मुझे साइज वाइज ये सब बताना है ट्रेकेस्टोमी ट्यूब का। भैया आंसर दीजिए, लेट नहीं करना है। और आपने आंसर अगर सी दिया है तो बहुत बढ़िया। सी के पूरे ट्रेकिया के डायमेंशंस जो अभी मैंने याद कराए, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, कितनी कार्टिलेज होती है, वो भी मेंशन कीजिए अपने कमेंट्स के अंदर। हम चाहते हैं कि आप लोग परफेक्ट हो। यहां पर हमने बोला ट्रेकिया, आपने बोला एब्सोल्युटली राइट है आपका कि ईटी ट्यूब डालते हैं। ईटी कौन सी होती है, जो मुंह से डाली गई। भैया ईटी ट्यूब आपने डाली, ट्रेकिया में गई, ट्रेकिया के डायमेंशंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं, मुझे बताएं ट्रेकिया के डायमेंशंस क्या होता है। सी एब्सोल्युटली राइट। सबसे पहले सिमरन रावत ने जवाब दिया। ट्रेकिया होता है कितना, 12 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 16 से 20 कार्टिलेज होते हैं, और T4 तक आता है, थोरैसिक का चौथे लेवल तक आता है, T4 तक आता है, और इसकी 4 लेयर्स होती है। म्यूकोसा मैंने अभी याद कराया था, तब म्यूकोसा, उसके बाद हयालीन कार्टिलेज, हयालीन कार्टिलेज के बाद एडवेंटिशिया। एब्सोल्युटली राइट। चलिएगा, इतनी बात समझ में आई, वेरी गुड।
अब आइएगा आगे की तरफ, मैं आपसे एक और बात पूछता हूं, दोबारा पूछता हूं, लोअर ट्रेकियोस्टोमी कहां करते हैं, कहां करते हैं? लोअर ट्रेकियोस्टोमी जो होता है वो कहां परफॉर्म करोगे? अबव द इस्थमस या लोअर द इस्थमस, बिलो द इस्थमस? और कहां पर करी जाती है? मैंने पूछा लोअर ट्रेकियोस्टोमी कहां करी जाती है। अरे याद कर लीजिए, इमरजेंसी में यही करना है, इमरजेंसी में लोअर ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म करते हैं एंड इट शुड बी डन एट द लेवल ऑफ थर्ड एंड फोर्थ कार्टिलेज हमेशा। और जनरली अगर आपसे पूछता है ना ट्रेकियोस्टोमी जनरल कंडीशन में कोई स्पेसिफिक नहीं देता तो सेकंड थर्ड करके आइएगा, बट जब कंडीशन आ जाए बहुत बढ़िया थर्ड एंड फोर्थ, मेरे प्यारों को अब समझ में आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, हम लेवल को पार करते जा रहे हैं मेरे प्यारों। अब थोड़ा सा खेल समझिएगा, एक थोड़ा सा खेल और समझाना चाहता हूं कि ये ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब किस प्रकार से होती है ये भी समझ लीजिएगा बच्चों। ये ट्यूब दो प्रकार की होती है, अगर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को देखोगे ना मटेरियल के हिसाब से, एक तो मेटल की बनी होती है, एक होती है सिलिकॉन की बनी हुई। इसको मैं रबड़ की भी कह सकता हूं, इसको मैं प्लास्टिक की भी कह सकता हूं। तो जनरली हमारे पास दो प्रकार की ट्यूब पाई जाएगी, मेटल की पाई जाने वाली, सिलिकॉन, रबर या फिर प्लास्टिक की। ठीक है, अब आप थोड़ा थोड़ा सा सिनेरियो समझिए और बड़ा इंपॉर्टेंट इन पार्ट्स को समझना। देखो मैं ट्यूब बनाता हूं, ट्यूब को हम बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए ये एक ट्यूब हमने बना दी और ये ट्यूब को हमने कुछ इस प्रकार से बना दिया, मान लीजिए इस प्रकार से हमने ट्यूब को बना दिया। अब यहां पर एक पार्ट यहां, एक पार्ट यहां, और बीच के अंदर यहां पर एक बलून सा होता है जो फूलता है, ठीक है, और थोड़ा सा यहां से एक धागा सा बना देते हैं। अब देखिएगा इसके पार्ट्स को समझते चलिएगा किस प्रकार से कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बेटा सबसे पहली बात, ये वाला आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट जो बाहर की तरफ रहेगा उसको आउटर पार्ट कहते हैं, जो अंदर की तरफ रहता है उसको इनर पार्ट कहते हैं, इनर पार्ट। डबल कैन्यूला ट्रेकोस्टोमी कौन सी होती है वो भी मैं अभी समझा देता हूं। यहां पर दो पार्ट हैं, ये वाला अंदर की तरफ जाएगा, वो वाला बाहर की तरफ जाएगा। इसको कहते हैं पायलट बलून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायलट बलून कहा जाता है। इसको कहा जाता है कफ कहा जाता है भैया, जो सांस की नली के अंदर जाकर के सांस की नली को होल्ड कर दे, निकलने नहीं दे, उसको हम कहते हैं कफ। क्या कहा जाता है? कफ कहा जाता है। इस दौरान याद रखिएगा इसमें छोटे छोटे छेद हो तो इन छेद को कहा जाता है फेनिस्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेनिस्ट्रेट कहा जाता है। मैं चाहता हूं मेरे हर बच्चे तक ये थ्योरी का पोर्शन भी पहुंचे और वो अपने थ्योरी को इंप्रूव करे। लेवल्स के हिसाब से चल रहे हैं, पहले लेवल में तुम्हें बेसिक बेसिक समझाता जा रहा हूं और एडवांस पे चलते चलेंगे तो तुम चिंता मत करना बेटा। यहां पर याद रखिएगा, है ना, यहां पर याद रखिएगा ये पार्ट इनर पार्ट हो गया, ये आउटर हो गया, ये कफ हो गया, ये फेनिस्ट्रेट हो गया, ये हो गया पायलट बलून। जिस दो तरह की ट्यूब होती है ये ट्रेकोस्टोमी ट्यूब, जिसमें कहीं में तो फेनिस्ट्रेट होता है, कहीं में छेद नहीं होता है, कहीं में फेनिस्ट्रेट होता है, कहीं में छेद नहीं होता है। जिसमें फेनिस्ट्रेट होता है वो वाला पेशेंट कभी वो बोल भी सकता है, इसमें पेशेंट नहीं बोल सकता, जनरली तो नहीं बोलता, ये मान के चलिएगा। क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, मुझे बताइएगा अमाउंट ऑफ एयर जो फिल्ड की जाएगी वो कितनी करी जाती है? अमाउंट ऑफ एयर इन कफ। सेकेंड बात, दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है प्रेशर ऑफ कफ कितना होता है? प्रेशर ऑफ कफ। तीसरी बात, कफ को कितने कितने टाइम पे इन्फ्लेट और डिफ्लेट करना चाहिए? यहां पर इन्फ्लेट और डिफ्लेट ये मेरे साथ साथ याद कर लो, जिंदगी में कहीं अटकने नहीं देंगे आपको। यहां पर मैंने पूछा आपसे तीन बातें पूछी, अमाउंट ऑफ एयर इन द कफ, कफ में कितनी एयर होती है, प्रेशर ऑफ कफ, प्रेशर कितना प्रेशर मेंटेन रहता है, और आपसे बोला गया इस कफ के अंदर कफ को इन्फ्लेट डिफ्लेट इन्फ्लेट डिफ्लेट करते रहना चाहिए, कितना कितना? 20 ml। बच्चों ने बोला 20 ml, बहुत बढ़िया। 10 ml, 25 का प्रेशर, 80 से 120 का। समझिए नहीं, कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझे बेटा। एमसीक्यूज तो करते हो आप लोग, थ्योरी को मजबूत कर लो, ठीक है, थ्योरी को मजबूत कर लो, आप थ्योरी को मजबूत कर लो। आपको कुछ कुछ बातें बेसिक बेसिक बता रहा हूं। अमाउंट ऑफ एयर इन द कफ हमेशा याद रख लो, 5 से 10 सीसी की एयर जाती है, 5 से 10 सीसी की है ना एयर जाती है इसके अंदर, 5 से 10 सीसी यानी 5 से 10 ml की हवा। कभी पानी मत डाल दीजिएगा, पानी डाल दोगे लीक हो गया, निमोनिया हो जाएगा। दूसरी बात, प्रेशर ऑफ कफ जो रहता है 20 से 25 mm ऑफ Hg रहता है, तो 20 से 25 का प्रेशर रहता है। हर 8 घंटे के अंदर इन्फ्लेट और डिफ्लेट करना है, क्योंकि ट्रेकियोमलेशिया ना हो जाए। ज्यादा प्रेशर रहेगा तो हमारी कार्टिलेज, हमारा इरोजन होने लग जाएगा ट्रेकिया का। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? अब सुनिएगा, एक और चीज मैं समझाना चाहता हूं, इसके साथ साथ डाउट क्लियर करना चाहता हूं। अरे बेटा, एक तो मैंने आपको बताया कि एक तो कुछ इस प्रकार से कैन्यूला होता है, ठीक है, ट्यूब होती है जिसको हमने क्या कह दिया भैया? ट्रेकोस्टोमी ट्यूब। ये एक आउटर ट्रेकोस्टोमी ट्यूब बनाते हैं, और एक और एक ट्यूब होती है जो इसके अंदर भी जाती है, ये कहलाती है इनर ट्यूब, कहलाती है इनर ट्यूब।
अब क्या होता है, डबल कैन्यूला ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब, डबल कैन्यूला, याद रखिएगा कौन सी ट्यूब बन गई है, डबल डबल कैन्यूला ट्यूब। ये दोनों को गले में डाल देते हैं और डालने के बाद ये तो आउटर वाली रह गई, इसके अंदर डलती है, ये डलती है। ये ऑब्ट्यूरेटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बच्चे क्या करते हैं, ये इनर ट्यूब या आउटर ट्यूब, एक ट्यूब है ये मेरे गले में डाली, इसके अंदर एक और ट्यूब डाल दी। अब मान लीजिए किसी को सक्शन वक्शन करना है और ये ब्लॉक हो रही है, तो मैं इसको निकालूंगा ना, तब भी ये पेटेंसी को मेंटेन रख लेगी। ये ऑब्ट्यूरेटर की बात नहीं कर रहा हूं। ऑब्ट्यूरेटर क्या डिवाइस होता है, एक छोटा सा एक डिवाइस इस प्रकार का, ये जाता है इसके अंदर, ये जाती है इसके अंदर। ये क्या काम करता है, ड्यूरिंग इंसर्शन, इंसर्ट करने के, ट्रेक्योस्टोमी इंसर्ट करने के टाइम पे ऑब्ट्यूरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्ट्यूरेटर तो मैं अभी समझा रहा हूं डबल कैन्यूला ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब का। ये उन पेशेंट्स में, ये याद रखिएगा, इनर कैन्यूला जनरली रिमूवेबल, रिमूव करते रहते हैं, गंदगी हो गया, भर गया तो निकाल लीजिएगा, लगा दीजिएगा, ये इनर कैन्यूला का। और जब हम डालते, स्टिलेट का काम करता है ऑब्ट्यूरेटर, सीधा करके निकालने के लिए काम करता है। आइए अब क्वेश्चन लेता हूं एक। ट्रेक्योस्टोमी इज यूजुअली परफॉर्म बिटवीन द ट्रेकियल रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ट्रेक्योस्टोमी को हम कहां पर परफॉर्म करते हैं, किन कार्टिलेज की रिंग्स के बीच में परफॉर्म किया जाता है। Tracheostomy is usually performed between the tracheal rings of the cartilage of A, second and third, B, third and fourth, C, fourth and fifth, and D, all of the above. चलो बच्चों जवाब देते जाइएगा। यहां पर मैंने पूछा आपको, ट्रेक्योस्टोमी इज यूजुअली परफॉर्म बिटवीन द ट्रेकियल रिंग ऑफ द कार्टिलेज। ट्रेक्योस्टोमी को हम कहां परफॉर्म करते हैं। जब भी इस प्रकार का सवाल आए जिसमें कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, ऑलवेज गो फॉर सेकंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग। कौन सी रिंग, सेकंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग पे परफॉर्म किया जाता है। आंसर क्या जाता जाएगा, आंसर जाएगा ए आंसर, ए आंसर। ठीक है, इन बच्चों ने सबसे पहले जवाब दिया है। अच्छा मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूं, एक इमेज दिखाता हूं आपको, जिस इमेज से और क्लियर होता जाएगा, आपको और क्लियर होता जाएगा। देखिए बेटा, सबसे पहली बात ये हमारी, अब हमने ट्रेक्योस्टोमी को हमने डाला और इसके बाद ये जो आपको दिखने को मिल रहा है ना, ये आपकी नेक प्लेट कहलाती है। कौन सी प्लेट कहलाती है, नेक प्लेट कहलाती है। इस नेक प्लेट से बनता है। अब दूसरी बात समझिएगा, दूसरी बात यह बोली गई कि कई ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब के अंदर तो कफ होता है और कई ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब के अंदर कोई कफ नहीं होता है। तो ये कोई कफ वाली ट्रेक्योस्टोमी किसमें यूज में ली जाती है, ये छोटे बच्चों में यूज ली जाती है। इस ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब को भी दो प्रकार से बांट दिया गया। एक ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब जिसके अंदर कफ प्रेजेंट होता है, ये अडल्ट में यूज में ली जाएगी बेटा। बट अगर कोई ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब दिखे और जिसमें कोई कफ नहीं होता है, नो कफ, ये हम यूज में लेते हैं बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए, न्यूबॉर्न, इनके लिए ली जाती है। क्योंकि इनका गला पहले से नैरो होता है, तो हमें कोई बैरियर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है कि बच्चों में हमें बैरियर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमें नो कफ, कोई कफ की जरूरत नहीं है। यहां पर कफ की जरूरत पड़ रही है, तो मैंने आपको यहां पर यह बात समझा दी। अब आपसे बोला जाता है, बताएं कौन सी पोजीशन में ट्रेक्योस्टोमी करी जाती है, डिफाइन द पोजीशन। ये आपके सामने हमने एक पेशेंट को लेटा दिया, बताइएगा कौन सी पोजीशन में करी जाएगी, और ये कौन सी पोजीशन है बेटा। जब भी सांस की नली के अंदर कोई ट्यूब को डालोगे, वो ट्यूब हमेशा हमेशा रोज पोजीशन में डाली जाती है। इस पोजीशन का नाम सभी बच्चे याद रख लीजिए, रोज पोजीशन कहलाती है। अब देखिए इस पोजीशन में गला कितना अच्छे से दिख रहा है। आप चाहें तो आप यहां से फील भी कर सकते हैं कि ये कार्टिलेज आ गई है। आपसे कभी पूछा जाए ट्रेक्योस्टोमी को किस पोजीशन में परफॉर्म करना है, आपको आंसर देना है रोज पोजीशन, ऑल्सो नोन एज स्नीफिंग पोजीशन। इस पोजीशन में क्या करते हैं, हमें बेड के ऊपर पेशेंट को सुपाइन लेटाना है, सुपाइन की तरह ही लेटाइएगा, बट तकिया उसके शोल्डर के नीचे लगा दीजिए, गर्दन को लटका दीजिए। तो जब गर्दन लटकेगी ऐसे, तो गर्दन पूरी चौड़ी हो जाएगी। इसको रोज पोजीशन कहा जाता है। आइए इतना हो गया, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन साथ में परफॉर्म करते चलते हैं। अब कुछ कुछ क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन है, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट ऑन वेंटिलेटर विद एन एंडोट्रेकियल ट्यूब इज प्लेस। यहां एंडोट्रेकियल की भी बात की गई। व्हाट असेसमेंट डाटा इंडिकेट्स द ट्यूब हैज माइग्रेटेड टू फार टू द ट्रेकियल। बेटा यहां पर भी आपके लिए, अब ये ट्रेक्योस्टोमी में भी जरूरी है सवाल, ये एंडोट्रेकियल का भी सवाल जरूरी है। बोला गया कि कौन सा असेसमेंट हमें ये चीज बतलाएगा कि ट्यूब जो है गलत डायरेक्शन में घूम चुकी है। डिक्रीज ब्रीथ साउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, बी होता है हाई प्रेशर अलार्म साउंड, सी होता है डिक्रीज इंक्रीज क्रैकल ऑस्कल्टेशन बायलेटरली, एंड डी होता है लो प्रेशर अलार्म साउंड। आप लोग मेरे इन दो पॉइंट को और याद कर लीजिए।
मेरे इन 2 पॉइंट को और याद कर लीजिए। एब्सोल्युटली आपका आंसर बच्चों ने जो कोशिश करी, डिक्रीज ब्रीथ साउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, ठीक है, ये लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। क्रैकल साउंड जब म्यूकस जमती है तब जाके। अब मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात याद सुनिएगा। आंसर सबसे पहले सूर्याश चंद्र ने, सिमरन रावत ने, इन बच्चों ने जवाब दिया। 2 पॉइंट बताता हूं। ट्रेक्योस्टोमी आपने कर ली, ट्यूब अंदर डाल दी। कंफर्म कैसे करोगे? सबसे पहला होता है एम्बू बैग लगा करके और कंप्रेस करते हैं, और जिस टाइम कंप्रेस करते हैं ना, यहां पर स्टेथोस्कोप को रख के सुनते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं। बेटा जिस समय मान लीजिए कि एक बाइलेटरल साउंड आ रहा है ना, कि एक ही फेफड़े में साउंड आ रहा है, हवा का दूसरे में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? ट्यूब का डायरेक्शन मुड़ गया। आप याद रखिएगा, बाइलेटरल साउंड कभी नहीं आना चाहिए। सॉरी, यूनिलेटरल साउंड जो होता है ना, यूनिलेटरल का मतलब है एक ही तरफ का साउंड का आना, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है। हमेशा आपको दोनों तरफ साउंड आना चाहिए, है ना। तो यहां पर क्या किया जा रहा है? यूनिलेटरल साउंड नहीं चाहिए हमें, बोथ लंग्स में साउंड को सुनना है। बोथ लंग्स के अंदर साउंड आना चाहिए। यह है ट्रेक्योस्टोमी। पहला तो है ट्रेक्योस्टोमी, बाइलेटरल साउंड होना चाहिए। दूसरी बात, ये तो पहला हमने किया। दूसरा होता है एक्सरे। सबसे कंफर्मेटिव मेथड एक्सरे ही है सारी चीजों का। आपने एनजी डाली, आपने ईटी डाली, आपने ट्रेक्योस्टोमी डाली, भैया यहां पर क्या करना है आपको? यहां पर क्या करना है? कंफर्मेशन में एक्सरे को लेकर के चलना है। कंफर्मेटरी अगर आपसे पूछा जाए आप किस पे टिक करके आएंगे? एक्सरे पे टिक करके आएंगे। तो यहां पर इतनी बात आपको समझ में आ गई, आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, सवाल का जवाब दीजिएगा। टू क्लियर द एयरवे आफ्टर ट्रेक्योस्टोमी द नर्स शुड डू। जब भी हमें ट्रेक्योस्टोमी को क्लीन करना है, सांस को क्लीन करना है, ट्यूब को क्लीन करना है, आप क्या करेंगे? ए सक्शनिंग बी मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सी फीडिंग एंड डी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। अब यहां पर इन पॉइंट से आगे के पॉइंट्स को क्लियर कीजिएगा। बेटा यहां क्या बोला गया? टू क्लियर द एयरवे आफ्टर ट्रेक्योस्टोमी। ट्रेक्योस्टोमी के दौरान हमें हवा को क्लियर करना हो, एयरवे को क्लियर करना हो, तो ऑब्वियस सी बात है सक्शनिंग परफॉर्म की जाती है। प्लीज मुझे बताएं कि सक्शनिंग का ड्यूरेशन कितने सेकंड के अंदर अंदर हो जाना चाहिए? ड्यूरेशन सक्शनिंग शुड बी डन विद इन कितने सेकंड या मिनट के अंदर अंदर सक्शनिंग को परफॉर्म कर लेना है? सक्शनिंग को कितने सेकंड में परफॉर्म किया जाता है? बेटा कितने सेकंड में सक्शनिंग को परफॉर्म किया जाता है? यहां पर आपको कितने सेकंड का याद रखना है? 10 सेकंड। बिल्कुल सही बात है, 10 सेकंड के अंदर अंदर सक्शनिंग परफॉर्म हो जानी चाहिए। कितने सेकंड? विद इन 10 सेकंड्स के अंदर अंदर सक्शनिंग हो जानी चाहिए। 10 सेकंड के अंदर अंदर सक्शन। और जब भी सक्शन करे तो पहले प्री और पोस्ट ऑक्सीजनेट करिएगा। क्या करिएगा? ऑक्सीजनेट करिएगा 100% ऑक्सीजन के साथ। बेटा ये पॉइंट नोट करते चलिएगा, 10 सेकंड से ज्यादा सक्शन नहीं करना है। और दूसरी बात, हमें क्या किया गया? 100% ऑक्सीजन का जो है वो 100% ऑक्सीजन से हमें देना है। ये याद कर लीजिए, 15 सेकंड का किसी भी जगह पे नहीं करना है, सिर्फ 10 सेकंड। बाकी आपकी मर्जी, 15 सेकंड भी आप कर दें तो आंसर आपका गलत होगा। 10 सेकंड का है, 10 सेकंड के अंदर अंदर। अब बच्चे कई बार 15 सेकंड बोलते, क्यों? क्योंकि कई सवालों में 15 ही पूछा गया था, ऑप्शन में 10 था ही नहीं। तो भैया आ जाते हैं, क्वेश्चन वैसा भी कर लेते हैं। मानिए मैंने अभी तुम्हें पढ़ा दिया है कि भैया क्या क्या करना है और कैसे करना है। अब आपसे मैं पूछता हूं, मैक्सिमम टाइम ऑफ सक्शन आफ्टर लैरिंजेक्टोमी बोला गया, तो क्या होने वाला है? आप अगर 15 सेकंड भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका सवाल, आपकी किस्मत, आपकी मेहनत, आपका दावपेच, आपकी जिंदगी, आपका सब कुछ। हम तो सिर्फ गाइड करेंगे भैया। तो यहां पर बोला गया मैक्सिमम टाइम ऑफ सक्शन आफ्टर लैरिंजेक्टोमी के बाद सक्शन, या ट्रेक्योस्टोमी के बाद, या ईटी के बाद, सबके बाद कितना सक्शन का टाइम होगा? ए 2 से 3 सेकंड, बी 10 मिनट, सी 5 से 10 सेकंड, सी 10 से 15 सेकंड। तो यहां पर आंसर, हमारा आंसर जाएगा, जो बच्चे कहीं तो होंगे मिनट देख करके मिनट ही नहीं देखते, वो 10 देख लिया तो बस उसको टिक करके आ जाते हैं। आंसर जाएगा, क्या जाएगा भाई? शाबाश, वेरी गुड। आंसर यहां टिक करके आइएगा। आंसर क्या है? 5 से 10 सेकंड का आंसर है। यही एब्सोल्युटली राइट आंसर है, और इसी को हमें करके आना है, इसी को हमें कहीं करके आना है। ठीक है, इसी को सही करके आना है। तो आंसर सबसे पहला, इतना समझाने के बाद, सबसे पहला किसने दिया है? दीक्षा वर्मा, नॉटसेट की डायरीज, प्रिया सिंह, सयंतिका, श्रुति। और देखो बच्चों की स्पीड माशाल्लाह वेरी गुड, मुझे बहुत प्राउड है। यहां पर 0.14 सेकंड, 0.273 सेकंड्स, बहुत अच्छी स्पीड में चल रहे हैं बच्चे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब यह काम मत करिएगा कि पुराने अगर हमारा हुआ पढ़ाया हुआ भूल जाएं,
है ना, पुराना हुआ हमारा पढ़ाया हुआ भूलते जाए और आगे भूलते चले जा रहे हैं ना, कुछ याद ही नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे याद करो, सब हो जाएगा। अभी टाइम है आपके पास, 10-15 साल का टाइम है आपके पास। पढ़िए आप लोग, पढ़िए, ठीक है। आइए 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 मोहतरम और हजरात, आइए। अब मान लीजिए इस प्रकार का सवाल हो, मैंने तो पढ़ाया 5 से 10 सेकंड, क्वेश्चन में आ गया यहां पर कुछ और। नर्स का नाम है सूर्यांश चंद्र। नर्स सूर्यांश चंद्र engaged in suction process of tracheostomy in situ patient who required frequent suctioning. How long she should do suctioning? यहां बोला गया नर्स सूर्यांश कितनी कितनी देर में सक्शनिंग करेगी। ए 15 सेकंड, बी 30 सेकंड, सी होता है 45 सेकंड और डी होता है 60 सेकंड। जवाब दीजिए। नर्स सूर्यांश, घाघरा पहन करके आइए नर्स सूर्यांश, और वो कर रही हैं, सक्शनिंग कर रही हैं भैया पेशेंट की। सूर्यांश अभी कर रहा था, कहां गया सूर्यांश? सूर्यांश बेटा पढ़ ले, ठीक है। तो नर्स सूर्यांश ने जो सक्शनिंग करी है वो सक्शनिंग भी भैया, अब यहां पर टीचर ने आपको 5 से 10 पढ़ाया था, नहीं है, और इससे मिलता जुलता तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ज्यादा करीब है। 15 सेकंड पे टिक करके आना है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि नर्स सूर्यांश 15 सेकंड में ही सक्शनिंग करेगी, नहीं भैया, ना ना ना, ऐसे नहीं होगा भैया, ऐसा नहीं होगा। आ गया समझ में? तो टीचर ने अगर 5 से 10 पढ़ाया तो सूर्यांश 5 से 10 ही होगा, ठीक है। तो यहां ऑप्शन में अगर 15 दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि 15 सही है, इसका मतलब 5 से 10 ही सही है। अभी कुछ था नहीं तो 15 टिक करना पड़ा। कहां गया सूर्यांश? चला गया, सूर्यांश चला गया भैया, सूर्यांश चला गया है। रवीना यादव, हीना कुमावत, सूर्यांश चंद्र, देखो ये मेरा स्टूडेंट है सूर्यांश, आई एम प्राउड ऑफ हिम, ठीक है। सूर्यांश अब 3rd नंबर पे आ गया है। अब सुमित भी आएगा जल्दी, ठीक है, अब सुमित भी आएगा जल्दी। चलिएगा, इतनी बातें समझ में आ गई है। आइए एक और बात हम कर लेते हैं। लगातार प्रोलॉन्ग सक्शनिंग ऑफ ट्रेकियोस्टोमी, लगातार सक्शनिंग करने से क्या हो जाएगा? ए मायोकार्डाइटिस, बी मायोकार्डाइटिस एंड एंडोकार्डाइटिस, बी हाइपोक्सिया एंड कार्डियक अरेस्ट, सी नोजिया वॉमिटिंग एंड डी एनोरेक्सिया। लगातार सक्शन करने से करके पेशेंट सलट जाएगा। ये याद कर लीजिए, अगर कोई लगातार सक्शन, और एक और बात सुनिएगा, सक्शन के बीच में अभी सक्शन किया, फिर दूसरा सक्शन, फिर तीसरा सक्शन, इन तीनों के बीच में 30 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए। 30 सेकंड में सक्शन करते हैं, ऐसा नहीं ऐसे डाला और निकाला, ऐसे डाला और निकाला, डाला सक्शन किया और निकालते समय रोटेशनल मेथड से निकालिएगा, और उसके बाद वापस 30 सेकंड के बाद करना है। तो फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? 30-30 सेकंड का गैप। और जब जब अगर आपने लंबे समय तक सक्शन किया, सारी ऑक्सीजन आप खींच लोगे, पेशेंट नीला पड़ने लग जाएगा, और जब पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये हार्ट में कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, और कार्डियक अरेस्ट के चक्कर में पेशेंट हमारे बीच में नहीं रहेगा। तो हमें ऑक्सीजन पहले और बाद में ऑक्सीजन दी जाती है, और अगर हमने लंबे समय तक ऑक्सीजन नहीं दी और चलता गया, सिर्फ और सिर्फ सक्शन चलता गया, हाइपोक्सिया, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला जवाब हमारे सिमरन रावत, सुमित कुमार, दीप चक्रवर्ती, द नर्सिस ब्लॉग, सूर्यांश चंद्र, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तारा बन जाएगा पेशेंट, तारा, तारा बन करके, ठीक है। ऊपर से गालियां दे रहा होगा पेशेंट तुम्हें तारा बनने के बाद, कितना लंबा सेक्शन करने की क्या जरूरत थी, मुझे डायरेक्ट ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई है। एक और क्वेश्चन ले लो इसी बात पे। हाँ, अब आप जवाब दे सकते हो। नर्स इज डूइंग एंडोट्रेकियल सक्शनिंग, नर्स अब एंडोट्रेकियल सक्शनिंग भी कर रही है। ड्यूरिंग द प्रोसीजर द नर्स नोट्स डिक्रीजिंग हार्ट रेट ऑन द मॉनिटर, नर्स ने देखा मॉनिटर पे हार्ट रेट कम जा रही है। व्हाट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन? अब नर्स का सक्शन करते समय हार्ट रेट कम जा रही थी, नर्स का क्या एक्शन होगा? कंटिन्यू टू सक्शन, सक्शन करते रहे, हार्ट रेट का सक्शन से क्या लेना देना, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग, हार्ट रेट का अलग। स्टॉप प्रोसीजर एंड रीऑक्सीनेट द पेशेंट। बी के बाद सी है, इंश्योर द सक्शन इज लिमिटेड टू 15 सेकंड, एंड डी है, नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली। सक्शन के ट्यूब अंदर छोड़ के नोटिफाई करने गई है नीचे 4th फ्लोर पे कि डॉक्टर साहब वो उसको पेशेंट को दिक्कत हो रही है, बताइए क्या करेंगे? देखो एक चीज समझ लो, सक्शन करने से ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन की कमी तो खून में भी ऑक्सीजन जाना कमी हो गई, तो यहाँ पे हार्ट रेट उसकी चेंज हो रही है। यहाँ पे स्टॉप द प्रोसीजर, रीऑक्सीजनेट द पेशेंट, प्रोसीजर को रोकिए और रीऑक्सीजनेट कीजिए। हाइपोक्सिया में जा रहा है पेशेंट, उसको ऑक्सीजन दीजिए, तभी जाकर के पेशेंट बच पाएगा, है ना। तो मेरे प्यारो, इतनी बात समझ में आ रही है। ये है सुमित कुमार, तनु, आशीष, इन बच्चों ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। वैसे तो सबने दिया, बट आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिया। तो आज तारा ना बन करके, अगर आप तारा नहीं बनाना चाहते पेशेंट को, तो कुछ इस प्रकार से
हमें क्या करना होता है, सक्शनिंग करना पड़ता है। ये फेनिस्ट्रेटेड ट्यूब जो मैं बता रहा था ना, ये देखो छोटे छोटे से छेद है, ये फेनिस्ट्रेटेड ट्यूब होता है, फेनिस्ट्रेशंस होते हैं। ये फेस प्लेट हो गई, आउटर कैन्युला हो गया ये, और जो इनर कैन्युला की बात कर रहा था ना, ये इनर कैन्युला अंदर जाता है, ये तो अंदर ही चला गया, इसके अंदर ये चला गया, फिर इसके अंदर से सक्शन कर लेते हैं अपन। जब ये ब्लॉक होता है तो इसको निकाल के साफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड से साफ किया, उसके बाद वापस फिट कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो कोलैप्स होने का लपड़ा ही नहीं है, कोलैप्स होने का लपड़ा ही नहीं है। एक ट्यूब अंदर है, उसके बाद अंदर है। और जो बच्चों ऑब्ट्यूरेटर एंड ऑब्ट्यूरेटर कर रहे थे, ऑब्ट्यूरेटर इसके अंदर और डलता है, वो उसको स्ट्रेट करने के स्टिलेट कहलाता है ऑब्ट्यूरेटर। तो याद रखिएगा हमारे प्यारो, ये इनर कैन्युला या आउटर कैन्युला, इसको डबल ल्यूमेन कैन्युला भी कहा जाता है, डबल कैन्युलेशन वाला ट्रेकोस्टोमी भी कहा जाता है। तो इतनी बातें आपके समझ में आई? तो मेरे प्यारो, ये जो आज मैंने आपको दिखाया था, ये ट्रेकोस्टोमी है। और आज तक अभी अभी आपने जो जो चीजें पढ़ी है ना, इन चीजों को याद करो, नोट्स बना लो। ये हो सकता है मैं एक और क्लास लूं और उसके अंदर अब थोड़ा लेवल और अपन चेंज करें, तो यहां पर अभी आपको ये चीजें याद करनी है। ठीक है, चलिएगा, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सभी की मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारो। सूर्यांश कह रहा है कि मेरे प्यारो बोलेंगे सर। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए, हमारे साथ साथ ही पढ़ते चलिए, इंशाल्लाह आपका हर एग्जाम्स को आप क्लियर कर पाएंगे। तो धन्यवाद। ट्रेकोस्टोमी साहब को भी मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।